वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें सभी पूर्व में आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त है। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो देखते हैं। बहुसंवेदी अनुभव, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा बहुसंवेदी अनुभव। जब श्रव्य दृश्य सामग्री है उसका यदि अपन प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अपने अनुभव को ज्ञान होना आवश्यक होता है, और जो भी सहायक सामग्री प्रस्तुत की जाती है छात्र के सामने पहले सरल से कठिन की ओर बढ़ाया जाता है, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक क्रम है। ज्ञात से अज्ञात, बच्चा जो जानता है उस वस्तु को पहले दिखाकर धीरे धीरे उसे अज्ञात ज्ञान की ओर ले जाया जाता है। यह भी शिक्षण सूत्र कार्य करता है। लेकिन अनिश्चित से निश्चित की ओर यह काम तो करेगा लेकिन एक न्यून उपयुक्त होगा इन तीनों के सामने। तो अपना जो आंसर हो जाएगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा गया, ऐसा कौन सा शिक्षण उद्देश्य है जो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं है। चार ऑप्शन देखते हैं। गणित में रुचि विकसित करना ताकि प्रयासों से इसे बढ़ाने के लिए तैयार किया जा सकता है। गणित में जो रुचि विकसित की जाती है वह प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ कर दी जाती है, जिससे बालक को गणित सीखने में आसानी हो सके, वो और अच्छा से सीख सके। जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित करना। जब प्राथमिक स्तर पर ही यदि बालक को व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए वह उपयुक्त नहीं है, वह सक्षम नहीं होता है उस समय, तो इस प्रकार का जो उद्देश्य है उस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर भी तुम चार ऑप्शन देख लें। गणित की दुनिया में खुशी से प्रवेश करने का मौका प्राप्त कर सके, शीघ्रता व शुद्धता से गणना करना सीखना। गणना जो सिखाई जाती है वह प्रारंभिक स्तर से ही बच्चे को सिखाने का जो प्रयास किया जा सकता है उसका उद्देश्य होता है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 2 है, व्यावसायिक संबंधी समस्याओं का समाधान, यह उच्चतम स्तर पर गणित का शिक्षण उद्देश्य होता है, न कि प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। तो सबसे पहले रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था स्किनर के द्वारा दिया गया था। और एक और है जिसमें शाखीय अभिक्रम ने दिया था क्रो एंड क्रो। मैथेटिक्स दिया था गिलबर्ट के द्वारा। और एक और अभिक्रमित अनुदेशन का दिया था जो था कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन दिया था स्टूलो। इन चीज़ों को भी याद रखें, पूछ लिया जाता है। रेखीय अभिक्रमित दिया था स्किनर के द्वारा, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया गया था क्रो एंड क्रो द्वारा, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन दिया गया था गिलबर्ट द्वारा, कंप्यूटर दिया गया था लॉरेंस स्टूलो द्वारा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जो सिद्धांत हैं इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। जो अभिक्रमित का अनुदेशन क्या होता है, तो लघु पद का सिद्धांत। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन लघु पद पर ही कार्य करता है। तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। रेखीय अभिक्रमित जो अनुदेशन है जिसमें तुरंत बालक प्रश्न होता है, उसके सामने ऑप्शन होते हैं और तुरंत बच्चा उसमें टिक लगाता है कि सही गलत कौन सा है, तो तुरंत उसकी प्रतिपुष्टि आ जाती है कि आपने ये प्रश्न सही किया या गलत किया। तो ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। धीमी गति से का सिद्धांत। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें बालक अपनी गति के अनुसार सक्रिय रहकर सीखता है, इसलिए यह भी सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का है। लेकिन धीमी गति का सिद्धांत न है, इसके स्थान पर कौन सी गति का सिद्धांत है, स्वगति के अनुसार। सभी बालक सीखने की योग्यता अलग अलग होती है, वह अपनी गति के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन विधि में सीखता हुआ आगे बढ़ता है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत हो जाएगा धीमी गति का सिद्धांत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरणादायक गणित अध्यापक का कथन नहीं है। मैं विद्यार्थियों को गणित की ओर मोड़ना चाहता हूँ उस तरह जैसे मैं हूँ। ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। मैं गणित से लगाव रखता हूँ, यद्यपि इसके प्रति ऋणात्मक प्रतिमा है उसे बदलने का मैं मदद करना चाहता हूँ। जो भी नेगेटिविटी है इस विषय के प्रति उसको मैं बदलाव करने की प्रयास कर रहा हूँ। ये भी एक अध्यापक का प्रेरणादायी कथन है। तुम गणित के साथ कभी सामान्य नहीं रह सकते, ये हो गया हमारा कीवर्ड, कभी सामान्य नहीं रह सकते। ये एक प्रेरणादायी शिक्षक का कथन नहीं है। मैं विद्यार्थियों को यह दिखाना चाहता हूँ कि गणित एक दिलचस्प विषय, यह भी एक प्रेरणादायी कथन है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रयोगशाला विधि में अध्यापक प्रयोग करता है और उस प्रयोग का बालक करते हैं निरीक्षण, और निरीक्षण करके बालक स्वयं उस प्रयोग को करते हैं। तो इस प्रकार ये जो स्वयं करने की जो क्रिया होता है सिद्धांत, वो करके सीखने पर कार्य करता है। तो इससे जो उद्देश्य निकल के आया, जो प्रयोगशाला विधि का जो सिद्धांत है वो करके सीखने पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री से निश्चित ही आप मान के चले प्रश्न है आए हुए हैं। ये देख, इसमें जो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वह किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। सभी वही प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, सारे प्रश्नों को संकलित कर हम डेली इसमें 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। समझते हैं किस प्रकार का पैटर्न आरपीएससी अब फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहला है तैयारी का सिद्धांत। शिक्षण सहायक सामग्री को तैयारी का सिद्धांत मतलब उसे तैयार करने का सही है। प्रस्तुति सिद्धांत, जो भी शिक्षण सामग्री आप प्रस्तुत कर रहे हो उसे किस प्रकार प्रस्तुत करनी है बालक को कि वह सभी जगह दिखे, किस प्रकार किस स्थान पर उसको प्रयोग में लिया जाएगा, उसका भी ध्यान में रखा जाएगा। चयन का सिद्धांत, उद्देश्यों के अनुसार ही शिक्षण सहायक सामग्री का चयन किया जाता है। अवलोकन का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? ये रीड का क्वेश्चन है। नियोजन, निर्देशन, बजट निर्माण और परामर्श। नियोजन का कार्य भी एक शिक्षक करता है, शिक्षण विधियों का है नियोजन करता है। निर्देशन भी देने का कार्य करता है। बजट निर्माण का कार्य शिक्षक का नहीं है। परामर्श, एक अध्यापक छात्रों को हमेशा परामर्श करने का कार्य भी करता रहता है। इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। नेक्स्ट देखेंगे, एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया? एनसीएफ 2005 से संबंधित भी हम एक पूरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप उस सारी क्लियर हो जाएगी आपकी जो भी है। ये जो संस्था बनाई गई थी एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीएफ 2005 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसमें विद्यालय शिक्षा के परीक्षा प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई? जब राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में ये देखा गया कि शिक्षण व्यवस्था एक बोझ की तरह लग रही है, तो जो परीक्षा है उससे बालक भय से ग्रसित हो रहा है। तो इसका निदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा प्रणाली को लचीला व मित्रवत बनाने की अनुशंसा की गई। और वर्तमान में 2020 की अपनी आ चुकी है, जिसकी समिति के अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी नंदन है। यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना अब है। कृपया इसको भी हम इसका एक टॉपिक लेके आएंगे वीडियो पूरा 2020 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य आरसीएम पद्धति के अंतर्गत रचनात्मक वर्ग में सम्मिलित नहीं है? जो शैक्षिक उद्देश्य है, सबसे पहले तो शैक्षिक उद्देश्य पर सर्वाधिक कार्य किया था ब्लूम के द्वारा, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी जैसे आरसीएम पद्धति है, अनेक ऐसी पद्धतियाँ हैं जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्य के जो वर्गीकरण किया है उसमें अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग सोपान दिए हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले आरसीएम ने पद्धति में सृजनात्मक वर्ग में कौन कौन से दिए हैं। तो सबसे पहला है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, ये तीनों सृजनात्मक के पार्ट हैं। जबकि सत्यापित इससे संबंधित नहीं है। अब इसका मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें हम देखते हैं अभी आरसीएम पद्धति को पूरा किस प्रकार, शायद वो पद्धति के बारे में हम देखते हैं। आरसीएम पद्धति है क्या, किस प्रकार इसमें कौन कौन से रिवेल्यूशन दिए हैं। सबसे पहले तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा हो गया अपना प्रयोग, चौथा हो गया अपना सृजनात्मकता, जो कि अभी देखा था हमने। सबसे पहले ज्ञान को बांटा है 2 भागों में, जिसमें सबसे पहला है प्रत्यय स्मरण और दूसरा है पहचान। और अवबोध को बांटा गया है 7 भागों में। सबसे पहला है संबंध देखना, दूसरा है उदाहरण देना,
तीसरा हम देखेंगे अंतर देना, अंतर प्राप्त पता करना। चौथा हो जाएगा वर्गीकरण करना। पांचवा हो गया व्याख्या। छठा हो गया पुष्टि करना। और सातवां अंतिम है अवबोध का सामान्यीकरण। प्रयोग में इन्होंने दिए थे 5। सबसे पहले तर्क दे सकेगा, तर्क देना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना करना। सबसे पहले तो आएगा परिकल्पना करना। तीसरा है परिकल्पना को सिद्ध करना, परिकल्पना को सिद्ध करना। इसके बाद करेगा वो निष्कर्ष निकालना। अंतिम में हो जाएगा भविष्य कथन कहना। यहाँ से जो प्रश्न आने की संभावना रहती है सृजनात्मकता से, सबसे पहले आता है विश्लेषण, दूसरा हो गया संश्लेषण, तीसरा हो गया मूल्यांकन। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। आरसीएम पद्धति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग के चारों, जिसमें से ज्ञान है, ज्ञान को पुनः 2 भागों में बांटा है। प्रत्यास्मरण किसी भी इसमें क्या होगा, बालक परिभाषा दे सकेगा, अर्थ बता सकेगा, उपवर्गों की सूची बना सकेगा, चयन कर सकेगा। इस प्रकार की जो क्रियाएं होगी प्रत्यास्मरण में होगी। पहचान में किसी भी चित्र पहचान सकेगा, मानचित्र में नामांकन कर सकेगा। इस प्रकार का जो हो जाएगा अपना पहचान के अंदर। संबंध देखना, 2 वस्तुओं में संबंध देखना अवबोध में हो जाएगा। किसी भी वस्तु का उदाहरण देना, अंतर स्पष्ट करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, पुष्टि करना, सामान्यीकरण करना। ये 7 जो पॉइंट हो गए हैं वो हो गए हैं अवबोध से संबंधित। तीसरा है प्रयोग, जिसमें सबसे पहले वह तर्क दे सकेगा, परिकल्पना करना, उस परिकल्पना को सिद्ध कर सकेगा, सिद्ध करने के बाद निष्कर्ष निकालेगा, भविष्य कथन कर सकता है। फिर इस सृजनात्मकता को 3 भागों में बांटा गया है, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। इस प्रकार आरसीएम पद्धति हमने देखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न पत्र के नील पत्र के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? उद्देश्यों का भार, शिक्षण विधि का भार, प्रश्नों के प्रकार का भार, विषय वस्तु का भार। जो ये ब्लू प्रिंट होती है, किसी भी प्रकार का जो हम शिक्षण करवाते हैं उससे पहले एक नील पत्र बना दिया जाता है, जिसमें ये सबका अलग अलग वेटेज निकाला जाता है। सबसे उद्देश्य का भार भी निकाला जाता है, प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार होने वाले हैं वो भी होता है, विषय वस्तु का कितनी बार है वो भी होता है। लेकिन शिक्षण विधियों का जो वेटेज है उसमें नहीं होता है, परीक्षा से जो नीलपत्र बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेखीय अभिक्रमित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? रेखीय, यहाँ पे हो जाएगा रेखीय। हमने प्रारंभ में देखा था कि शाकीय को किसने बांटा है, तो शाकीय वाला कौन है, क्रो एंड कौन। याद रखने का तरीका है, शाखा पर कौन बैठता है, तो क्रो बैठता है, कौवा। शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन थानडाइक उद्दीपक अनुक्रिया के हैं अपने। जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था बीएफ स्किनर ने दिया था, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और बीएफ स्किनर के द्वारा और क्या दिया गया, तो क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत दिया गया है। और जो पुनर्बलन पर सबसे पहले कार्य किया वो भी स्किनर के द्वारा ही किया गया। और पुनर्बलन की जो विधि दी है वह दी है क्लार्क हल द्वारा। और सबसे पहला कार्य और सर्वाधिक जो स्किनर के द्वारा दिया गया है। इस प्रश्न पूछा गया है रेखीय अभिक्रमित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया, तो बीएफ स्किनर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीसीई में संवेगात्मक कौशल के अंतर्गत शामिल नहीं है। संवेग का संबंध भावनाओं से है, मन की भावना है उससे संबंध है। तो डर में कमी, यह भी एक संवेग से संबंधित है। अधिगम में वृद्धि, परानुभूति में वृद्धि, ये भी एक संवेग से संबंधित है। क्रोध में कमी, ये भी एक संवेग से संबंधित है। लेकिन अधिगम में जो वृद्धि है वह संवेगात्मक कौशल से संबंधित नहीं है। इन चारों जो ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों के विज्ञान व गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, किसका सुझाव था? तो ये जो सुझाव दिया गया था कोठारी आयोग द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रयोगशाला की सुरक्षा उपकरण नहीं है। तो प्रयोगशाला, ये सारे क्वेश्चन जो गणित विज्ञान विषय की शिक्षण विधियों के हैं। अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने के लिए किया जाता है, इसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो CO2। बालू, मिट्टी से भरी बाल्टी, इसका भी प्रयोग अग्नि
बुझाने के लिए किया जाता है। कंबल का उपयोग, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसे कंबल उड़ाकर उस आग को बंद किया जा सकता है, ये भी एक सुरक्षा से संबंधित है। गत्ते का डिब्बा, ये एक सुरक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण व्यवहार स्तर है। सबसे पहले जो शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था ब्लूम के द्वारा किया गया था। RCM हमने देख ही लिया पूरा डिटेल से। उद्दीपन, नियंत्रण, समन्वय, जो भी आदत निर्माण से संबंधित जो भी उद्देश्य है वह व्यवहार से संबंधित है, इसलिए जो व्यवहार स्तर का हो जाएगा अपना आदत निर्माण। नेक्स्ट देखेंगे, समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विचार किसने दिया। समाज के अंदर जो वैज्ञानिक विकास, अंधविश्वास को दूर करने का विचार दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विज्ञान की प्रकृति को किस अंतर क्रिया के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। विज्ञान की जो प्रकृति है, ज्ञान प्रक्रिया समाज, ज्ञान प्रदान समाज, प्रक्रिया क्रिया और प्रक्रिया जागरूकता विश्लेषण, जो इसमें हो जाएगा ज्ञान प्रक्रिया फिर समाज, इसमें ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुस्ट का पिरामिड किस अंतर संबंध को अंकित करता है। फुस्ट का जो पैराडाइम है वह संबंध करता है शैक्षिक उद्देश्य, अनुभव, फिर करता है मूल्यांकन से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्य अधिगम, ये शैक्षिक उद्देश्य अधिगम अनुभव और मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान विषय में विद्यार्थियों के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। विद्यार्थियों की जो कमजोरी का पता लगाना होता है उसको कहते हैं हम निदान, और उस निदान का किया जाता है शिक्षण विधियां, अनेक प्रकार के उपाय कर उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है। तो इसमें पहचान की जा सके तो ये हो जाएगा अपना निदानात्मक परीक्षण, और यदि उन निदान कारणों का पता जानकर उनको यदि दूर किया जाए, पूछा जाए, तो उसमें हो जाएगा अपना उपचारात्मक शिक्षण। हमने गणित के शिक्षण विधियों के 21 प्रश्न किए थे। आगे के क्रम में हम इस प्रकार और शिक्षण विधियों के क्रम में लेके आएंगे आपके लिए। यदि आप मॉक टेस्ट है, NCERT है, किसी भी प्रकार की वीडियो है, फ्री नोट्स चाहते हैं तो विस्तृति ऐप डाउनलोड करें। ये इस ऐप पर आपको बिल्कुल फ्री में ये सामग्री मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।